वेयर वी लेफ्ट, जहाँ हम लोग रह गए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये कवर कर लिया था, यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग स्लाइड नंबर 17 तक। और ये अभी हम लोग थोड़ा सा याद दहानी करा दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म की। और उसमें से एक प्रॉपर्टी मैंने, आपको याद होगा जो लोग थे पिछली क्लास में, एक प्रॉपर्टी मैंने जानबूझ के छोड़ी है और वो मैंने लिखवा दिया था आपको कि नोट कर लो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो वो उसको आप लोगों ने खुद से ज़रा प्रिपेयर करना है, बुक में मौजूद है, इवन यूट्यूब पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको बुक में भी आप देखेंगे, हमारी टेक्स्ट बुक में, और इसको आप देखेंगे अगर ज़रूरत हो तो यूट्यूब वगैरह के लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे आप बात करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने बात का इख्तिताम किया था और अर्ज किया था कि स्लाइड नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट विल सेव आवर लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाता है, बहुत आसान कर देता है, क्योंकि हमें अब प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना है। याद होगा आपको लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कंटिन्यूस टाइम में जब हमें किसी माफ करना, जब हमें किसी LTI सिस्टम का इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप गिवन होता है इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर हम लोग कॉन्वोल्यूशन तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। कॉन्वोल्यूशन के लिए तो इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए और इनपुट चाहिए, यानी लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में अगर इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप दिया हुआ है तो कॉन्वोल्यूशन तो नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कॉन्वोल्यूशन नहीं चलेगी। ओके, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो फिर हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। जो सेकेंड ईयर की मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ी थी, कुछ बहुत सारी टेक्निक्स होती है, तो हम पहले देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है किस फॉर्म की, किस ऑर्डर की है, उसके हिसाब से क्या हमें सारी इंफॉर्मेशन जिसमें बाउंड्री कंडीशंस शामिल होती हैं वो सारी गिवन है या नहीं। गिवन होती है तो फिर हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं, होमोजीनियस सोल्यूशन निकालते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं, तब जाकर हमें टोटल सोल्यूशन मिलता है। जिसकी याद दहानी के लिए मैंने एक सवाल आप लोगों को एक न्यूमेरिकल कराया था और ये भी कहा था कि हम लोग बस इसका एक ही सवाल करेंगे, लेकिन अब उसी सवाल को, उसी लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, लेकिन अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली प्रॉपर्टी, इससे फौरन पहले जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ही है। तो क्यों ना इसको इस्तेमाल करें, अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। आइए देखते हैं लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेथड। न्यूमेरिकल है हमारा 4.2, यानी चैप्टर नंबर 4 का sort of example है 24. An LTI system is described by linear constant coefficient differential equation as, ये एक डिफरेंशियल सादा इक्वेशन ली है मैंने जिसमें सारे कोफिशिएंट जो है वो लीनियर है, यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट a है, जाहिर है कोई कांस्टेंट है, और यहाँ का कोफिशिएंट भी 1 है, कांस्टेंट कोफिशिएंट, तभी हम इसको CC कह रहे हैं, यानी कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम। हमसे कहा गया कि यार इम्पल्स रिस्पॉन्स मालूम कर दो, क्योंकि चलो हम उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड नहीं आता, डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारी बड़ी जान जलती, तो हमने कहा कि यार किसी तरह इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल जाए तो हम कॉन्वोल्यूशन ही कर लेंगे। कॉन्वोल्यूशन के लिए चाहिए इम्पल्स रिस्पॉन्स, लेकिन इस इक्वेशन में देखो तो देयर इज नो h ऑफ t, देयर इज नो इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन। तो इस सवाल में हमें यही कहा गया है कि यार ये इक्वेशन अगर आपको दी हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप इससे इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। उसके लिए एक रिलेशनशिप हमें याद होना चाहिए, वो ये है जो अभी थोड़ी देर के बाद अपीयर होगा। अगर किसी का माइक डिसेबल नहीं है तो डिसेबल कर लें यार, या कुछ कहना चाह रहे हैं तो पूरी क्लास के साथ कह दें। किसी का माइक नॉइस कर रहा है बेटा, जरा देख लो। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स हमसे मालूम करने को कहा गया है, यानी h ऑफ t मालूम करना है, जबकि इस इक्वेशन में कहीं h ऑफ t का कोई जिक्र नहीं है। आइए देखते हैं कैसे मालूम करते हैं। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स मालूम करना है, ये जहन में रखिएगा। क्या करें, ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर दी हुई थी वो ये रही, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। अब आप कहेंगे सर किसी एक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हमने लिया है,
बनाया है, ड्राइव किया है, कैलकुलेट किया है, लेकिन पूरी इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, यस जी हाँ जनाब, पूरी इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, बिकॉज वी नो दी प्रॉपर्टीज। इसमें 3 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, इसका अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन ना तो हमें वाई ऑफ टी का फंक्शन गिवन है, ना हमें एक्स ऑफ टी का फंक्शन गिवन है, ना डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट का मैथमेटिकल फंक्शन, ये कोई साइन कोसाइन या कोई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता तो हम डेरिवेटिव निकाल लेते, आई मीन उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते, है ना। तो इस इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? टर्म बाय टर्म निकालेंगे। देखो ये है आउटपुट का डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज, और अभी जो पिछली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, मैं पिछले पेज पर जा रहा हूँ, डिफरेंशियल प्रॉपर्टी, ये सॉरी, डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है टाइम डोमेन में एक्स ऑफ टी, और हमारे पास उसका स्पेक्ट्रम भी है, और अगर हम निकालते हैं इसका रेट ऑफ चेंज, देखो एक्स ऑफ टी का रेट ऑफ चेंज डी बाई डी टी, तो हमें उसके स्पेक्ट्रम को जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करना होगा, बस इतनी सी बात। तो अब हम वापस आते हैं, इसका डेरिवेटिव कैसे, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लेंगे? ये आउटपुट है वाई ऑफ टी, तो जाहिर है इसका स्पेक्ट्रम कैपिटल वाई ऑफ जे ओमेगा होगा, और क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज निकाल ले तो जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए जे ओमेगा से हमने मल्टीप्लाई किया इसके स्पेक्ट्रम को। बहुत ध्यान से सब लोग जरा, क्योंकि इस तरह का सवाल हम भी देते हैं, हमसे मुराद मैं और सर तला एहसन, और इस तरह का सवाल जो है वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं मास्टर्स के लिए, हायर स्टडीज के लिए, इस तरह के छोटे छोटे सवाल दिए हुए होते हैं कि जरा इस इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दें। खैर, तो y ऑफ टी टाइम डोमेन में था तो इसका स्पेक्ट्रम होगा y ऑफ जे ओमेगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है तो जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें। लो ये कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट अपनी जगह रहेगा, ये y ऑफ टी है, y ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा, इक्वल का साइन अपनी जगह, यार एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्स ऑफ टी था तो इसका स्पेक्ट्रम जो होगा वो एक्स ऑफ जे ओमेगा। लो पूरी इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल आया एक ही दफा में। इस तरह फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं पूरी इक्वेशंस का, चाहे हमें उनके फंक्शंस ना भी पता हो। तो यहाँ हमें वाई ऑफ टी का कोई फंक्शन नहीं पता, लेकिन हमें पता है नोटेशन की हुई है वाई ऑफ टी, तो इसका नोटेशन होगा वाई ऑफ जे ओमेगा दूसरी दुनिया में, यानी कि फ्रीक्वेंसी की दुनिया में। यहाँ नजर आ रहा है वाई ऑफ जे ओमेगा कॉमन है, एक दफा इसमें से कॉमन निकाल लें, यहाँ बचेगा जे ओमेगा, यहाँ बचेगा ए, है ना, और ये तो एक्स ऑफ जे ओमेगा। अब अभी भी सर कहीं वाई ऑफ टी का जिक्र नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, अब आएगा। इसका रेशो ले लें, इसको रीअरेंज कर लें, यानी ये वाई ऑफ जे ओमेगा तो अपनी जगह है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि जाहिर है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अभी भी वाई ऑफ टी का जिक्र नहीं आया, जिक्र यूं आएगा कि ये जो रेशो होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये जो रेशो होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये कहलाता है इम्पल्स रिस्पॉन्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म। इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम लोग टाइम डोमेन में क्या कहते हैं? स्मॉल एच, तो ये उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन में से रेशो निकालने की कोशिश करते हैं वाई ऑफ टी एंड एक्स ऑफ टी, तो वाई ऑफ टी इसमें से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व है पहले वाले फैक्टर में। यहाँ तो रेट ऑफ चेंज है ना, वाई ऑफ टी यहाँ तो नहीं है, वरना तो हम कॉमन निकालते वाई ऑफ टी और ये रेशो निकाल लेते वाई ऑफ टी डिवाइड बाई एक्स ऑफ टी, और वो होता है एच ऑफ टी। लेकिन जब डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हमें दी हुई है रिलेशनशिप, तो हम उसमें से रेट ऑफ चेंज की वजह से कॉमन नहीं निकाल सकते थे। तो क्या किया हमने? प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, क्योंकि प्रॉपर्टी में होता यह है कि जनाब स्पेक्ट्रम को सिर्फ जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो वाई ऑफ जे ओमेगा यहाँ भी है, अलग है बिल्कुल, और वाई ऑफ जे ओमेगा यहाँ भी है। तो अब हम इन दोनों के स्पेक्ट्रम में से आउटपुट का ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, वो निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब ये जो रेशो है ये इम्पल्स रिस्पॉन्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब मैंने जो तुम लोगों को 6 पेयर्स याद करने को कहे थे फोरियर ट्रांसफॉर्म के टेबल में से, देखो ये उन्हीं में से एक है, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ वो 6 पेयर्स आपको बिल्कुल जबानी क्या यूं कहिए, क्योंकि ख्वाब में भी कोई पूछे ना, सोते में भी जगा कर पूछे कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बता दो उन 6 पेयर्स में से किसी का, तो सोते में भी आपको उसका आंसर देना है। इतनी अच्छी तरह ये याद होने चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको अभी यहाँ इस कोर्स में काम आएंगे, बल्कि आगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स में और उससे आगे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में भी काम आएंगे। अच्छा, तो अब जब उस टेबल को हम देखेंगे तो उस टेबल में इस तरह का एक रिलेशनशिप है, यानी एक स्पेक्ट्रम है जो किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और वो क्या?
इस टेबल को जब आप देखेंगे तो टेबल में आपको नजर आएगा, ये उसी टेबल को देखो मैंने कैप्चर किया, ये रहा 1 प्लस सम कांस्टेंट प्लस जे ओमेगा। तो यहाँ ऐसे ही है 1 प्लस सम कांस्टेंट प्लस जे ओमेगा। अब आप कहेंगे 1 ए इधर है, जे ओमेगा उधर है, तो यार 5 प्लस 3 भी 8 होता है, 8 प्लस 3 भी 5 होता है। समेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है ना, तो इससे तो तंग नहीं होंगे कि ए पहले है और जे ओमेगा बाद में। अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका? ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है ई रेस टू द पावर माइनस ए टी यू टी का। मिल गया, आई एफ टी मिल गया, ये देखिए। तो टाइम डोमेन में ये था एच ऑफ जे ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये हो जाएगा एच ऑफ टी। फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये स्पेक्ट्रम है, तो इस टेबल के मुताबिक ये है इसका फंक्शन ई रेस टू द पावर माइनस ए टी। यहाँ जो भी कांस्टेंट होगा, अब सर अपने नाम की निस्बत से डब्ल्यू जेड कुछ भी कुछ दे सकते हैं, तो ये उसकी पावर में कोफिशिएंट वही आ जाएगा जो यहाँ कांस्टेंट है। लो जी, पूछा गया था यही हमने निकाल लिया, ये हमारा आंसर है। कितनी आसानी से निकाल लिया। लेकिन अगर हम उसको देखते हैं, ऊपर जो हमें इक्वेशन दी हुई है सवाल में, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसमें से हम वाई ऑफ टी किसी भी तरह अलग करने के काबिल नहीं थे। प्रॉपर्टी ने कितनी जिंदगी हमारी आसान कर दी। डिफरेंशियल इक्वेशन में से वो जो डेरिवेटिव वाला पार्ट था वही खत्म कर दिया, क्योंकि जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो वाई ऑफ जे ओमेगा हमें बाहर मिल गया, हमने कॉमन निकाल लिया और धड़ 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 फटाफट टेबल इस्तेमाल किया और देखो ये आउटपुट आ गई, मतलब आंसर आ गया। दिस इज एच ऑफ टी, ये हमसे पूछा गया था। अब हम कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें एक्स ऑफ टी दे दिया जाए तो हमें वो पर्टिकुलर सोल्यूशन और होमोजीनियस सोल्यूशन और वो क्या कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, ऑक्सिलरी कंडीशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। नाउ वी कैन यूज दिस इम्पल्स रिस्पॉन्स टू फाइंड द आउटपुट फॉर दिस एक्स ऑफ टी, फॉर दिस इनपुट। तो इस तरह का सवाल बहुत फेवरेट होता है सर का, मेरा। तो फाइनल में इस तरह का कोई सवाल आपको टकरा सकता है। तो जाहिर है ज़्यादा न्यूमेरिकल हम क्लास में नहीं कर सकते, तो 4.24 ये एक सवाल हम लोगों ने क्लास में देख लिया। आसान सा छोटा सा चंद स्टेप्स का सवाल था। आल्दो ये सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन क्या है कि इतने सारे स्टेप्स नहीं है, बस यहीं छोड़कर और ये फाइनल आंसर निकाल लिया है और कहा है टेबल से देख लो। तो सर थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं, बीच के स्टेप्स डाल देते हैं, ताकि कोई बात जब भी अगर इन लेक्चर्स को देखे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, है ना। तो ये इस तरह के सवाल सर को बहुत पसंद है। सर से मुराद मैं, माई सेल्फ एंड इवन सर डॉक्टर सलाह एहसन एज वेल। तो इस तरह के सवाल आपको टकरा सकते हैं फाइनल में। मिड टर्म में हम लोग कोशिश करेंगे, अभी तक एनईडी ने कोई हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि मिड टर्म कब होगा, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, फिजिकल होगा। जब तक वहाँ से कोई ईमेल नहीं आती, सरकारी ईमेल डॉक्टर सॉरी हमारे काजी सलमान साहब की, उस वक्त तक मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि मिड टर्म में कहाँ तक आएगा। सुनो सुनो, बोलिए नहीं कर, बोलिए 12 वीक चल रहा है अभी। मेरा बेटा, हम लोग इंतजार में है, वही तो हम कह रहे हैं कि अभी बोलिए नहीं। अब हम लोग इंतजार में है कि एनईडी हमें कह दे कि भाई मिड टर्म ले लें, आप इस तारीख से मिड टर्म ले लें और फिजिकल लें या ऑनलाइन लें, वो जैसा कहेंगे हमें उस तरह करना है। लेकिन हम अपना सेशन बीच में देखो रोक नहीं सकते, इस इंतजार में कि जब मिड टर्म होगा तो मिड टर्म के बाद की चीजें बाद में कवर करेंगे। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मिड टर्म अगर उन्होंने कहा कि आधे सेमेस्टर आधे कोर्स से लेना है, तो हम लोग को रिलेशन तक की चीजें शामिल करेंगे। लेकिन बात वही है ना, एनईडी ने कहा कि नहीं आप 12 वीक तक की चीजें शामिल करें, 13 वीक तक की शामिल कर दें, तो फिर अकॉर्डिंगली। लेकिन मेरे भाई जो भी डिसीजन होगा, जो भी वहां से कहा जाएगा, वो आपको सरकारी तौर पर, सरकारी से मुराद डॉक्टर सॉरी डॉक्टर निकलता है मेरे लिए उनसे मेरे मुंह से, काजी सलमान साहब, डॉक्टर नहीं काजी सलमान साहब की ईमेल जो आएगी वो मुझे भी आएगी, मतलब हम तमाम टीचर्स को, और आपको भी आएगी। तो उससे हमें फौरन पता चल जाएगा कि मिड टर्म होगा कब, मिड टर्म किस फॉर्म में होगा, आइदर ऑनलाइन आइदर ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन अगर होता है यानी कि हमारे कैंपस में होता है, तो क्या वो रिटन होगा, ऑन पेपर्स होगा जिस तरह हुआ करता है, या जो हमारी लैब के कंप्यूटर है उसमें हम बिठा देंगे कि भाई यहाँ सॉल्व करो, आके ऑनलाइन दो लेकिन यहाँ सॉल्व करो कंप्यूटर के ऊपर। तो किस तरह का होता है बेटा, ये बिल्कुल अभी कोई हमसे सवाल ना करे प्लीज। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली कम अज कम अगर आधे सिलेबस की बात होगी, तो कॉन्वोल्यूशन तक आप लोग बहुत अच्छी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, बाद में फिर बात करेंगे, अभी रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद। तो ये हो गया इम्पल्स रिस्पॉन्स
हमारे इस सिस्टम का जिसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी। कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी हमें ना पता होती कि डेरिवेटिव जब इन्वॉल्व हो तो क्या करेंगे, तो फिर हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना पड़ता, हमें क्या कहते हैं होमोजेनियस सोल्यूशन निकालना पड़ता, बाउंड्री कंडीशन की जरूरत पड़ती। वो सब समझ गए। अब हम कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर लेंगे। कॉन्वोल्यूशन से बहरहाल हम आप इंजीनियर हैं, हमारी दोस्ती हो गई है। कॉन्वोल्यूशन कैसे करते हैं हमें पता है। एक सिग्नल को हम मिरर करते हैं, फिर शिफ्ट करते हैं और ओवरलैप करवाते हैं, एरिया निकालते हैं एंड सो ऑन। और नेक्स्ट, an LTI system is described by linear constant coefficient differential equation as। एक और LTI सिस्टम, वही सेम इक्वेशन है जो पिछले न्यूमेरिकल में यूज किए। कहते हैं कि ए की वैल्यू उन्होंने दे दी इस कोफिशिएंट की, और कहते हैं कि ये रही इनपुट। इफ द इनपुट इज x of t is equal to e raised to the power minus 2t ut, then calculate the output। पिछले सवाल में तो हमसे कहा गया था कि इंपल्स रिस्पॉन्स निकाल दो, लेकिन याद करो वो शुरू में जो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी तो हम लोगों ने आउटपुट y ऑफ t निकाली थी। तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि इस न्यूमेरिकल में हम करने जा रहे हैं। तो अब हमें इनपुट दे दी है ये, दिस इज एक्स ऑफ टी, लेकिन इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं दिया हुआ। इम्पल्स रिस्पॉन्स हम लोगों ने पिछले वाली न्यूमेरिकल में निकाला था, तो हम चाहें तो उस इम्पल्स रिस्पॉन्स को लेकर इसके साथ कॉन्वोल्यूशन करें तो भी आउटपुट आ जाएगी। लेकिन हम लोग तो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। तो हम प्रॉपर्टीज यूज करने में, हक बजाने में, इसलिए कि अब हमें पता है प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये रही हमारी इक्वेशन। इसमें उसी तरह पूरी इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें। जो कांस्टेंट दिया हुआ है ए की जगह कांस्टेंट 1 डाल दें, ये हमने टिका दिया, और इनपुट की जगह पर वो जो इक्वेशन दी हुई थी एक्स ऑफ टी की वो हमें डाल दी। अब इस इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये जो इक्वेशन बनी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें उसी तरह जैसे पिछले न्यूमेरिकल में टर्म बाय टर्म हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया था। ये वही है, वाई ऑफ टी है तो वाई ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा, और जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाई ऑफ जे ओमेगा तो वाई ऑफ टी का स्पेक्ट्रम, और क्योंकि डेरिवेटिव है तो जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली ये वाई ऑफ टी था, ये वाई ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा। ये वही 6 पेयर्स में से एक है, तो उनसे जान नहीं छूटेगी मेरा बेटा, उसको याद कर लो ताकि टेबल की आपको जरूरत ही ना पड़े। तो ये है कॉजल एक्सपोनेंशियल सिग्नल, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1 ओवर द कांस्टेंट इन द पावर, ये वाली, और प्लस जे ओमेगा। देखो कितनी आसानी से। अब वाई ऑफ, क्योंकि हमें आउटपुट निकालनी है तो आउटपुट वाई ऑफ जे ओमेगा अलग कर लें, कॉमन ले लें उसी तरह, ये उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आउटपुट आ गई हमारे पास, सॉरी नॉट द आउटपुट, द स्पेक्ट्रम ऑफ द आउटपुट हमें मिल गया। लेकिन आप क्या करते हैं, मतलब आपके सीनियर्स ने क्या किया था, यहाँ इन्होंने ब्लॉक कर दिया था कि भाई ये रही आउटपुट। अबे यार ये थोड़ी पूछा है सवाल में, ऊपर देखो ना, ऊपर पूछा है वाई ऑफ टी, फाइंड द सोल्यूशन, यानी फाइंड द आउटपुट वाई ऑफ टी, तो नॉट वाई ऑफ जे ओमेगा। तो क्या करें, आईएफटी ले लें, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए या तो हम वो इक्वेशन इस्तेमाल करें, इंटीग्रल वाली भयानक सी जो इक्वेशन है, लेकिन उससे बचने का भी एक तरीका है सर के पास। वो क्या, दी टेबल शरीफ, टेबल 4.2। और जब आप उस टेबल को देखेंगे तो उसमें ऐसा कोई फंक्शन नजर नहीं आएगा, माजरत के साथ। लेकिन नजर क्या आएगा, इस तरह का जरूर नजर आएगा कि 1 प्लस सम कांस्टेंट प्लस जे ओमेगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट प्लस जे ओमेगा, 1 डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट प्लस जे ओमेगा। इसका मतलब है अगर हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लें इस रेशो को, तो हम उस टेबल के मुताबिक कॉजल एक्सपोनेंशियल सिग्नल हासिल कर लेंगे। तो इसको दो हिस्सों में कैसे ब्रेक करें, पार्शियल फ्रैक्शन, क्लास 10 से या शायद क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो इस पर अप्लाई करें पार्शियल फ्रैक्शन, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस वी शैल गेट दिस। तरीका उसका बड़ा सिंपल होता है, एक कोई कांस्टेंट ले लिया इसके ऊपर, एक कोई कांस्टेंट ले लिया इसके ऊपर, और ओहो हो ये तो कुछ बरसात हो रही है क्या, नहीं बरसात नहीं हो रही है, ये है कि ये आपका काम खुद करना है। तो डू योर सेल्फ एंड लेट मी नो योर आंसर। तो अगली क्लास जब होगी तो मैं पूछ लूंगा कि यार ये जो सवाल था एलटीआई सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जिसमें आउटपुट निकाल ली थी, वो किसी ने आगे बढ़ाया, तो जरा इसको आगे बढ़ाएंगे, एंड आई शैल बी एंड यू विल बी हैप्पी लाइक दिस।
अगर कर लेंगे तो इस तरह खुश होंगे, वरना मुझे भी अफसोस होगा और दुख होगा और आपको भी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं हजीमत को आसान इंग्लिश उर्दू में क्या कहते हैं। खैर, डू योर सेल्फ एंड लेट मी कनो योर आंसर। तो इसको आगे बढ़ा लेना, कुछ नहीं। इसमें ए और बी निकालने हैं। ए और बी जब निकाल लेंगे तो टेबल को देखेंगे, टेबल में आएगा 1 डिवाइडेड बाई सम कांस्टेंट प्लस जे ओमेगा। और आप जब देखेंगे तो कुछ इस तरह का होगा रिलेशनशिप, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है यू एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, कॉजल एक्सपोनेंशियल यू ऑफ टी की फॉर्म में। इसको जरा आगे बढ़ा लेना मेरे बेटा, मैं किसी से भी जो लोग होंगे अगली क्लास में तो लिस्ट को देखकर किसी से भी पूछ लूंगा बेटा अगर इसको सॉल्व किया था तो जरा स्क्रीन पर शेयर कर दो, तो मैं आपको इवन प्रेजेंटर बना दूंगा कि जरा स्क्रीन अपनी शेयर कर दें। तो आई शेल बी वेरी हैप्पी अगर कोई भी बता दे, या चलो नाम लेकर रैंडमली नहीं, मैं पूछ लूंगा किसी ने किया है तो शेयर कर दें सबके साथ। ठीक है, ये सवाल को कर लेना प्लीज, थोड़ा सा हमारा टाइम भी बचेगा। और ये तो फेवरेट मोस्ट फेवरेट सवालों में से है, लेकिन मुझे इस सवाल की अभी ऊपर इबारत को मत पढ़िएगा क्योंकि कॉपी पेस्ट की वजह से ये आ गया है दूसरा सवाल और सिग्नल डिफरेंट है। करना क्या है हम लोगों ने, करना यह है कि हमें इस सिग्नल का जो टाइम डोमेन में हमें एक्स ऑफ टी दिया हुआ है जिसमें एक कांस्टेंट है और दो कोसाइंस हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, इनका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। तो मुझे, क्योंकि अभी मैं इसको डाउन नहीं कर सकता इसका सवाल चेंज करने के लिए, तो पहले ये देखते हैं कि इसका स्पेक्ट्रम कैसे निकालेंगे और कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर मैं पूछा करता हूँ इस तरह के एक लंबा सा सीक्वेंस देके एक कोसाइन और एक साइन और दो कोसाइन या दोनों साइन देकर ये पूछते हैं कि जरा ड्रॉ करो इसका स्पेक्ट्रम कैसा आएगा, इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसा होगा। एक्स ऑफ टी टाइम डोमेन में जरा गौर से देखते हैं, इसमें एक कांस्टेंट है। सब लोग बेटा जरा ध्यान से देखेंगे इस सवाल को खासतौर पर। इसमें एक कोसाइन है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4000 पाई रेडियन पर सेकेंड। यानी अगर आपसे कहे कि इसमें इसकी हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हर्ट्ज में इसकी फ्रीक्वेंसी है, कोई आप में से बता दें वरना फिर मुझे बताना पड़ेगा। पहले वाले पार्ट की जो कोसाइन है इसकी हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2000 हर्ट्ज, बिल्कुल सही कहा। 2000 एग्जैक्टली 2000 इसलिए कि 2 पाई एफ होता है, तो जो भी ये है 4000 पाई, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दें तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 2000। बिल्कुल सही कहा, 2000 नहीं 2000 हर्ट्ज। तो 4000 पाई रेडियन पर सेकेंड एक फ्रीक्वेंसी है एक कोसाइन, और दूसरे कोसाइन की फ्रीक्वेंसी है 8000 पाई रेडियन पर सेकेंड यानी कि 4 किलो हर्ट्ज। और उनके एम्पलीट्यूड हमें नजर आ रहे हैं, पहली वाली का 8 है दूसरी वाली का 4 है। हमें इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। मैं सवाल अभी चेंज करूंगा आपके सामने, सवाल जो है वो कॉपी पेस्ट की वजह से गलत सवाल यहाँ आ गया है, इसको अब मुझे भी चेंज करना है। बहुत छोटा सा सवाल है, मैं चेंज कर दूंगा। वी हैव क्या, ओए होए सर फिर टेबल लेकर आ गए, और टेबल में वही 6 पेयर्स हैं क्योंकि कोसाइन का फोरियर स्पेक्ट्रम यानी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम उन 6 पेयर्स में शामिल है। तो आपको याद होगा टेबल के मुताबिक अगर कांस्टेंट 1 होता है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा। टाइम डोमेन में कांस्टेंट 1 तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में 2 पाई डेल्टा एट ओरिजिन। और कोसाइन के लिए उस टेबल में दिया हुआ है अगर टाइम डोमेन में सिग्नल कोसाइन ओमेगा नॉट टी है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो होता है पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। यानी दो डेल्टा होते हैं, दो इम्पल्सेस होती हैं एट माइनस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा। पहली वाली प्लस ओमेगा पर है, दूसरी वाली माइनस ओमेगा पर है, और उनका एम्पलीट्यूड है पाई। बाकियों की जरूरत नहीं है, ये कोसाइन है तो जाहिर उस पर भी यही अप्लाई होगा, ये कोसाइन है उस पर भी यही अप्लाई होगा। अब हम आते हैं एक्स ऑफ टी को लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। देयरफॉर पहले वाले को क्या लिखें, क्योंकि 1 है सॉरी 8 है तो कांस्टेंट है ना, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है 8 का मतलब है 8 इंटू 1, और 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये 2 पाई ओमेगा, और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 इंटू 2 पाई ये हो जाएगा 16 पाई। कलर का सर ने ख्याल रखा है क्योंकि जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो इसी कलर के साथ प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट इस वाले के लिए 8 कोसाइन 4000 पाई थी, 8 तो इसका मैग्नीट्यूड है, ये तो बाहर ही रहेगा। कोसाइन के लिए क्या
डेल्टा एट ओमेगा, डेल्टा एट माइनस ओमेगा। तो 8 तो बाहर क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस, अरे बंद कर दो बेटा। तो 4000 की जगह मैंने के लिख दिया, तो बुरा तो नहीं किया? नहीं किया, सिर्फ जगह बचाने के लिए। तो एक 4000 पाई पर, और दूसरा -4000 पाई, क्योंकि ये माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाता है। सिमिलरली तीसरा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो 4 इसी तरह यहाँ 4 हो जाएगा। और ये 8000 पाई है, तो यहाँ 8000 पाई 8 के, और यहाँ लाइक दिस। कलर का देखो, तीनों फंक्शंस जो है अलग-अलग, उनके हमने कलर का ख्याल रखा। अब बस इसको प्लॉट करना है। तो कौन नहीं प्लॉट कर सकता? मैं तो नहीं कर सकता, मतलब मैं कर सकता हूँ। तो चलिए बताते हैं कैसे इसको प्लॉट करते हैं। लिहाजा एक्स ऑफ जे ओमेगा पूरी इक्वेशन हो गई हमारे पास। इसके लिए माफ करना, इसके लिए ये हम लोगों ने निकाला 16 पाई थी। फिर इसमें ये वाला ऐड कर दें, इसका स्पेक्ट्रम ये आ गया इस कलर के साथ, और इसका स्पेक्ट्रम ये इस कलर के साथ आ गया। अब इसको हमने ग्राफिकली प्लॉट करना है, टर्म बाई टर्म। बहुत ध्यान से बेटा सब लोग यहाँ देखेंगे स्क्रीन पर। पहला क्या है? एक डेल्टा है जो ओरिजिन पर है, ओरिजिन से मुराद बिल्कुल जीरो पर है, और उसका मैग्नीट्यूड है 16 पाई। तो फौरन ग्राफ ड्रॉ करें, उसको लेबल करें। आप लोगों की मैंने खामी देखी है, आप लोगों की भी, आपके सीनियर्स के साथ साथ लेबल नहीं करते आप लोग ग्राफ। अक्सर लोग, सबको नहीं कह रहा हूँ, नाराज नहीं होना। अक्सर लोग जो है वो जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको लेबल नहीं करते। बेटा एक्स वाई दोनों एक्सिस को लेबल कर दिया करें प्लीज, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को। इसी तरह वाई क्या है? एक्स ऑफ जे ओमेगा है, एक्स ऑफ जे ओमेगा। तो ये ओमेगा, ये एक्स ऑफ जे ओमेगा। पहला वाला ग्रीन कलर का 16 पाई उसका मैग्नीट्यूड है, और ये ओरिजिन पर है। ये रहा 16 पाई है और ओरिजिन पर है। ओरिजिन को भी मेंशन कर दें, जीरो फ्रीक्वेंसी पर है। ये पहला वाला पार्ट कलर का ख्याल रखा है इसलिए। दूसरा 8 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस 4 के, ये वाला तो नजर आ रहा है हमें, ये 4 के पर शिफ्टेड है पॉजिटिव साइड पर, और उसका एम्पलीट्यूड है 6 पाई। तो पॉजिटिव 4 पाई ये यहाँ पर है, और उसका ये एम्पलीट्यूड है 8 पाई। कितना आसान है, ये वाला ये आ गया। सिमिलरली 8 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस 4 के पाई, प्लस का मतलब है माइनस ऑफ माइनस, ये सिर्फ माइनस था, ये माइनस ऑफ माइनस 4 के पाई है। इसका मतलब है ये इस तरफ होगा। और मैग्नीट्यूड कितना है? वही 8 पाई। ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी लोकेशन। कंप्लीट ग्राफ देखो बनता चला जा रहा है। फिर ये कहाँ होगा? ये होगा 8 के पाई पर, 8000 पाई पर यहाँ, और उसका मैग्नीट्यूड है 4 पाई। ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसकी लोकेशन है मेरे भाई, ये रहा। सिमिलरली आप समझ गए, कोई भी बता सकता है ये कहाँ होगा। ये -8000 पर होगा, यहाँ पर होगा। ये है ग्राफ। और इसको अब मैं सवाल चेंज कर रहा हूँ, ये गलती से कॉपी पेस्ट की वजह से ये गलत सवाल आ गया। सवाल ये था कि बस फाइंड एंड ड्रॉ दी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स ऑफ टी। सवाल तो माजरत के साथ वो सर ने कॉपी पेस्ट किया था, तो वो भूल गए कि ये सवाल सिर्फ स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। वो क्योंकि अभी हमने सैम्पलिंग नहीं पढ़ी। सवाल आपने अगर पढ़ लिया हो तो उसमें सैम्पलिंग का जिक्र था, अभी हमने सैम्पलिंग पढ़ी नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, वो हमारा सैम्पलिंग है। तो सैम्पलिंग जब पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह उस तरह का सवाल करेंगे। तो वो असल में उस चैप्टर में से लेकर आया था मैं कॉपी करके, तो चेंज करना था लेकिन भूल गया चेंज करना। तो सर थोड़े से ब्लक करेंगे, तो मैंने सेव कर दिया। तो ये हो गया स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ किया जाए किसी कॉम्प्लेक्स सिग्नल का। ये एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल हमें दिया हुआ था, कॉम्प्लेक्स इसलिए कि इसमें मल्टीपल कोसाइन थी। अब देखो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक कांस्टेंट हो, एक साइन हो, एक कोसाइन हो। एक कांस्टेंट हो, एक दोनों कोसाइंस हो, जैसे कि यहाँ इस वाले पार्ट, इस वाले सवाल में ये हो सकता है एक कांस्टेंट हो और दोनों साइन हो। ये हो सकता है कि कांस्टेंट ना हो, एक साइन हो, एक कोसाइन हो सकता है कांस्टेंट ना हो, दोनों साइन हो। तो उनका स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ किया जाए? फिर दो क्या, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो चार के चार कोसाइन हो फॉर एग्जांपल। लेकिन जब, सुनो सब लोग ध्यान से, अगर तो साइन का फंक्शन दिया सर ने किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में,
तो हम उसके मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम को अलग ड्रॉ करेंगे और फेज स्पेक्ट्रम को अलग, या हमसे सिर्फ कहा जाएगा कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें। रीजन उसका क्या है कि साइन फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। याद होगा आपको कि उसके अंदर दो एक्सपोनेंशियल्स होती हैं, डिवाइडेड बाई 2j। जब j से कोई चीज डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है ना तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो उसका मैग्नीट्यूड अलग होता है और उसका फेज स्पेक्ट्रम अलग होता है। लेकिन यहाँ ये दोनों जो कोसाइन थे, ये एक्सपोनेंशियल थीटा और एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये कॉम्प्लेक्स नहीं था, तो हम इसमें सिर्फ स्पेक्ट्रम से काम चला सकते हैं। तो सर ने अगर एक साइन और एक कोसाइन दे दिया तो क्या करोगे, इस तरह का सवाल बुक में दिया हुआ है, उसको आप देखेंगे। तो आसान वाला काम जो है वो सर ने कर दिया, और मुश्किल वाला है इसलिए आपके लिए छोड़ा है कि जब तक खुद नहीं करोगे याद नहीं रहेगा बेटा, याद नहीं रहती ये चीज़ें। लेकिन जब तक वो अल्लाह पाक की पहली वही थी ना, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, रब वो है जिसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। तो जब तक कलम के ज़रिए आप उसको खुद से नहीं कैप्चर करेंगे ना, बिलीव मी, इल्म नहीं आता। ये नहीं अल्लाह पाक ने कहा कि अल्लज़ी अल्लमा बिल इंटरनेट या अल्लज़ी अल्लमा बिल किताब, किताब भी नहीं कहा, कलम कहा है। पहली वही जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, उसके अल्फाज में था अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, रब वो है जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखाया। तो इसको जरा इस तरह के सवाल को कर देख लेना, जिसमें एक कोसाइन और एक साइन है, बुक में किया हुआ है, उसको देख लेना प्लीज। तो ये हम इस तरह का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, और ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आया है क्योंकि कोसाइन के अंदर दो इम्पल्सेस होती हैं, 4000 पाई पर एक ये इम्पल्स, और एक 4000 माइनस 4000 पाई पर एक इम्पल्स, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है इस कांस्टेंट के मुताबिक। ठीक है, तो टेबल के अल्लाह के वास्ते वो जो 6 पेयर्स हैं उनको याद कर लो, ताकि टेबल को बार बार कंसल्ट ना करना पड़े आपको। तो टेबल में कोसाइन के का जो पेयर है, फोरियर पेयर, उसके मुताबिक कोसाइन अगर यहाँ ओमेगा नॉट होता है, ये रहा सॉरी, कोसाइन ओमेगा नॉट होता है, तो एक इम्पल्स है ओमेगा नॉट पर, एक इम्पल्स है माइनस ओमेगा नॉट पर, और उनका मैग्नीट्यूड जो भी है, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 मल्टीप्लाई हो जाता है 5 से। तो अब अगर 1 की बजाय जैसे यहाँ 8 है तो वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक सवाल है बुक में जिसमें एक कोसाइन है और एक साइन है, उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने को कहा है, वो आप लोग करेंगे। वरना मैं प्रैक्टिस के लिए जो कुछ सवाल थोड़े से दूंगा, उसमें ऐसा करते हैं, सेकंड असाइनमेंट अभी तुम लोगों को ड्यू है, एक सवाल उसमें डाल देते हैं इस तरह का जिसमें एक कोसाइन और एक साइन हो, चलो एक कांस्टेंट भी हो। तो ठीक है, सेकंड असाइनमेंट बहुत करीब आ गया है, क्योंकि वो उसमें मैंने सिर्फ 2-3 सवाल ही देने, बहुत छोटा सा, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए दूंगा, टाइम अब हमारे पास ज़्यादा नहीं है क्योंकि लैब एग्जाम भी सर पर आ गया है। तो ये हो जाता है कंप्लीट हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। और एक प्रॉपर्टी सर ने जानबूझ के छोड़ी है, और फिर मैं अर्ज कर दूं, दैट प्रॉपर्टी इज टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसमें हम क्या करेंगे, टाइम डोमेन में अगर किसी सिग्नल को कंप्रेस किया है या किसी सिग्नल को एक्सपेंड किया जाए तो उसके स्पेक्ट्रम पर क्या फर्क पड़ता है। तो प्रॉपर्टी है मौजूद, बुक में भी है, और उसको भी देख लेना, उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हैं, उसको देखना है। और अगर ना समझ में आए तो यूट्यूब पर आप सिर्फ सर्च करेंगे फोरियर, माफ करना, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, बहुत अच्छे लेक्चर्स इवन उर्दू में हिंदी में भी मौजूद हैं। और MIT की वेबसाइट्स, MIT के जो लेक्चर्स हैं वो तो अपनी जगह, वो इसी जो हमारे राइटर है हमारी टेक्स्ट बुक का, ओपेनहाइम, उसका लेक्चर भी मौजूद है। तो खैर वो तो हमारे उसकी अंग्रेजी कहाँ और हम लोग कहाँ, लेकिन जो हिंदी में और जो उर्दू में जो लेक्चर्स हैं वो बहुत आसान है, उसको देख लेना। तो कंप्लीट होता है हमारा फोरियर प्रॉपर्टीज का टॉपिक। फिर अर्ज कर दूं, जो टॉपिक मैंने छोड़ा है, जो प्रॉपर्टी मैंने छोड़ी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए नहीं कवर किए लेक्चर में कि वो काम आप पर छोड़ना था मुझे। तो फ्रीक्वेंसी, माफ करना, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। आओ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है और नया टॉपिक है, इसलिए मैंने उस दिन वहाँ मतलब टाइम से पहले, पिछले वाला लेक्चर थोड़ा टाइम से पहले छोड़ दिया था कि नए सिरे से जब हम बैठेंगे तो इसको कवर करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म।
एक गलती करते हैं हम लोग इसको अक्सर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कह जाते हैं रवानी में, समझते हैं कि शायद हम सही कह रहे हैं लेकिन गलत कह रहे हैं। DTFT यानी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और DFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इन दोनों में फर्क है। वो फर्क क्या है? वो फर्क ये है कि मैं बताता हूँ अभी नेक्स्ट में, यानी एक दो स्लाइड्स के बाद, क्योंकि नोटेशन सामने आ जाए ना DTFT की, फिर मैं बताऊंगा कि देखो DFT को DTFT को DFT कहना क्यों गलत है। अब तक हमारे पास कोई सिग्नल टाइम डोमेन में होता था तो हम उसका स्पेक्ट्रम निकालते थे एक्स ऑफ जे ओमेगा, और जाहिर है कि ये नोटेशन है नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए सीटी। ये देखो ये टाइम डोमेन में ये कंटिन्यूअस है, छोटे ब्रैकेट से लिखा है, तो उसका स्पेक्ट्रम भी छोटे ब्रैकेट से ही लिखा है। यानी टाइम डोमेन में सिग्नल अगर कंटिन्यूअस है तो उसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस होता है। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वही हमारी एनालिसिस इक्वेशन है कि हमारे पास अगर टाइम सीटी सिग्नल है तो हम उसका स्पेक्ट्रम इस फार्मूले से निकालते हैं जिसमें ई की पावर नेगेटिव होती है, और अगर हमारे पास टाइम डोमेन के बजाय फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम हो तो हम इस इक्वेशन से निकालते हैं जिसमें ई की पावर पॉजिटिव है, और ये बैलेंसिंग फैक्टर है हमारा। तो हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। ये है हमारी सिंथेसिस इक्वेशन यानी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की। दोनों को हम लोगों ने पेट भर के इस्तेमाल किया है, इस इक्वेशन को भी और इसका भी एक न्यूमेरिकल किया था। इट वॉज CTFT क्योंकि टाइम डोमेन में ये कंटिन्यूअस था। नोट दैट बोथ टाइम डोमेन स्पेक्ट्रम, टाइम डोमेन सिग्नल एंड इट्स स्पेक्ट्रम बोथ दे आर कंटिन्यूअस। दोनों छोटे ब्रैकेट से लिखे हैं, ये भी हम लोगों ने छोटे ब्रैकेट से ही लिखा है, ये भी छोटे ब्रैकेट से ही लिखा है। तो टाइम डोमेन में भी कंटिन्यूअस, फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस। जैसे कि ये एग्जांपल हम लोगों ने की थी, इस सिग्नल का हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था -T1 से +T1, इसकी वैल्यू 1 है। जब स्पेक्ट्रम निकाला था तो सिंक आया था, सिंक जब हमने ड्रॉ किया था तो वो इस तरह का सिग्नल आया था। ये देखो कंटिन्यूअस ही तो है ना ये। तो टाइम डोमेन में भी ये कंटिन्यूअस था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस है। लेकिन अब हम इस तरह टेढ़ा सा एक मुंह बनाएंगे, व्हाट विल बी द केस इफ टाइम डोमेन सिग्नल इज डिस्क्रीट। अगर टाइम डोमेन में सिग्नल ही डिस्क्रीट हो तो फिर क्या होगा? तो अब हम इस तरह जरा सोचते हैं डॉक्टर साहब की तरह कि अब क्या करें यार, क्योंकि अगर सिग्नल डिस्क्रीट होगा तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये जो ऊपर हमें इक्वेशन दी हुई है एनालिसिस इक्वेशन, इसको इस्तेमाल करते हुए हम इंटीग्रेट तो कर ही नहीं सकते अगर डिस्क्रीट हो जाए। हाँ, तो फिर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो उसका आंसर ये है कि दी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म DTFT इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टाइम डोमेन में सिग्नल डिस्क्रीट है। फिर वही गलती, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं कहेंगे, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे वो अभी मैं इसी स्लाइड में बताऊंगा। चैप्टर नंबर 5 है हमारा, स्टार्ट होता है नए सिरे से। टाइम डोमेन में अब देखो बड़े ब्रैकेट से हम लिख रहे हैं तो हमारे पास सिग्नल है डिस्क्रीट, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं यानी DTFT लेते हैं तो वो कहलाएगा, लिखा जाएगा कैपिटल X, यहाँ स्मॉल लेटर था यहाँ कैपिटल लेटर में। और डिस्टिंग्विश करने के लिए हम, क्योंकि टाइम डोमेन में सिग्नल को हम लोगों ने x ऑफ जे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था, अब हम x ऑफ जे ओमेगा लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि यार टाइम डोमेन में ये सिग्नल कंटिन्यूअस था ये डिस्क्रीट था। तो हम लोग लिखेंगे e को इन्वॉल्व करेंगे, e की पावर जे ओमेगा, जबकि ये CT था तो x ऑफ जे ओमेगा ओनली। अब हमने उसको एक्सपोनेंशियल की पावर में डाल दिया, लेकिन नोट ये करो छोटा ब्रैकेट ही यूज कर रहे हैं, है ना। टाइम डोमेन में सिग्नल डिस्क्रीट है लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है। ये होता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। लेकिन अगर ये भी बड़े ब्रैकेट से लिखा जाए, स्पेक्ट्रम को भी अगर हम डिस्क्रीट बनाएं तो फिर वो DFT कहलाता है। इसलिए दोनों में बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। लेकिन क्या आपके सीनियर्स माशाल्लाह बार बार नजरअंदाज करते हैं सर, हालांकि तंबीहन कहते हैं कि देखो ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को DFT और जहां DFT इस्तेमाल होता है वहां DTFT लिख देते हैं, गलत करते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, दुनिया अलग है। तो मेरे भाई डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में DTFT में जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है,
और डीएफटी में डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में स्पेक्ट्रम भी डिस्क्रीट होता है कमबख्त। तो यहाँ देखो हम छोटे ब्रैकेट से लिख रहे हैं, तो ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। और क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है तो एक और चीज़ पाई जाती है जो मैं अभी थोड़ी देर में अर्ज करने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वाइवा का सवाल होता है। वाइवा जो भी आपके टीचर करा रहे, मतलब लैब जो भी टीचर करा रहे हैं या करा रही हैं, वो ये सवाल पूछने के बिल्कुल हक बजानी बा। और इस तरह के कुछ सवाल मैं अपने उस कोलीग को जो लैब करवा रहे होते हैं सिग्नल एंड सिस्टम की, उनको मैं कह देता हूँ कि ये इस तरह के सवाल हमने करने हैं ज़्यादा, यानी हर एक से कम ये सवाल तो करने, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये सवाल होता है कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में स्पेक्ट्रम कैसा होता है और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म डीएफटी का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेक्ट्रम ऑफ डीएफटी एंड डीटीएफटी, और इनमें से कमबख्त कौन, चलो वो वक्त से पहले की बात है, मैं अभी थोड़ी देर में अर्ज करता हूँ। ये कमबख्त वाली बात अभी मैं अर्ज करता हूँ। वेयर, अब इन दोनों के दरमियान हमें चाहिए रिलेशनशिप, है ना। रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे कि अगर हमारे पास टाइम डोमेन में सिग्नल डिस्क्रीट है तो यार हम इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, वो तो कंटिन्यूअस सम होता है। तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो वो जो इंटीग्रल साइन था देखो सिर्फ वो कन्वर्ट हो गया किसमें, समेशन में। वही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सम करना है, उसी एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल एन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिग्नल डिस्क्रीट है तो उसमें एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी और फिर उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे। तो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स। अब आप बिल्कुल हक बजानी में इस बात के कि सर इंटीग्रल, वो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो तो पीरियोडिक में होती है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन कहा ही नहीं किसी ने, ये तो सर ने खुद कहा। क्योंकि ऐसे सवाल का तो मैं एक्सपेक्ट करता ही नहीं, वो भी दोपहर के 2 बजे जब सबको भूख लगी हुई होती है, तो ऐसा सवाल किसी के जहन में नहीं आता। तो मेरे भाई यहाँ पर n से मुराद है ये वाला वेरिएबल जिस पर हमने इंटीग्रेट करना है। क्योंकि जब इंटीग्रेट क्या गया, जिस पर हमने सम करना है। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ dt बताते हैं ना, dt या डी ओमेगा या डी फाई, डी एल्फा, डी बीटा वगैरह। तो हमें एक रिफरेंसिंग वेरिएबल तो चाहिए ना जिस पर हमने सम करना है। तो ये वो है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, फोरियर सीरीज थोड़ी निकाल रहे हैं। इसी तरह डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज भी होती है, वो अभी अगले एक आध स्लाइड में उसका जिक्र आ रहा है हल्का सा। अच्छा, ये तो है एनालिसिस इक्वेशन, जब हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल हो और हम उसके स्पेक्ट्रम निकाल रहे हो। देखो सम करने के बावजूद, ध्यान से देखना, सम करने के बावजूद जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो छोटे ब्रैकेट से लिखा है, यानी कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। रिलेशनशिप रिवर्स, हमारे पास हो ये स्पेक्ट्रम और हमें टाइम डोमेन ये सिग्नल निकालना हो, तो सिंथेसिस इक्वेशन चाहिए। ये रहा x ऑफ e की पावर j ओमेगा, यानी कि स्पेक्ट्रम, और हम इसको इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें ये पावर यहाँ पॉजिटिव है। इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस है ना। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सिग्नल मिल जाएगा डिस्क्रीट। हैरत अंगेज बात है कि सम करने पर हमें आउटपुट मिल रही है कंटिन्यूअस। बहुत सारे सिग्नल्स को, बहुत सारी टर्म्स को, इनफाइनाइट टर्म्स को सम कर रहे हैं, लेकिन जो समेशन मिल रहा है वो कंटिन्यूअस मिल रहा है। और इसी तरह इसमें यानी सिंथेसिस इक्वेशन में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस समेशन कर रहे हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट हमें सिग्नल क्या मिल रहा है, डिस्क्रीट मिल रहा है। ये वाकई मैथ्स का एक अजूबा है। ये जो रिलेशनशिप है डीटीएफटी के, जो दोनों रिलेशनशिप हैं, ये मैथ्स की दुनिया में एक अजूबा है। तो सम करने पर कंटिन्यूअस और इंटीग्रेट करने पर डिस्क्रीट। अच्छा, ये वही बैलेंसिंग फैक्टर है जो ओमेगा की वजह से है। Here note that time domain signal is discrete. Time domain signal ये x of n is discrete, but आपको हमेशा होते हैं। The achieved spectrum is continuous. इसका जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो कंटिन्यूअस होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। तो इस
एनालिसिस इक्वेशन से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलने जा रहा है वो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंटिन्यूअस, लेकिन टाइम डोमेन में वो डिस्क्रीट था। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का ये एक रिलेशनशिप बड़ा अजीब सा है, लेकिन बहरहाल ड्राइव्ड है और मुसल्लमा है, हर मैथमेटिशियन ने इसको अप्रूव किया है कि हाँ इसमें कोई खराबी नहीं है। और सॉफ्टवेयर वगैरह के जरिए जब इनके रिलेशनशिप प्लॉट किए गए तो भी उसमें कोई एरर नहीं पाया गया है। देखो एरर कब होता, जब हमारे पास, चलो ये हमने स्पेक्ट्रम निकाल लिया, अब जब हम इस स्पेक्ट्रम को दोबारा टाइम डोमेन में ले जाएं तो अगर तो ये दोनों सिग्नल सेम आ जाएं, ये एक्स ऑफ एन जिसका हमने स्पेक्ट्रम निकाला था और इस स्पेक्ट्रम से जब हम सिग्नल निकाल रहे हैं वो दोनों अगर सेम है, उनमें कोई एरर नहीं है, इसका मतलब है रिलेशनशिप बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये दोनों रिलेशनशिप यानी एनालिसिस इक्वेशन और सिंथेसिस इक्वेशन ये दोनों बिल्कुल प्रूव्ड हैं, ड्राइव्ड हैं, और हर मैथमेटिशियन, कोई भी मैथमेटिशियन जो है वो इससे इनकार नहीं कर सकता, तो हम भी नहीं कर रहे इनकार इससे। फोरियर ट्रांसफॉर्म मे नॉट एग्जिस्ट फॉर गिवन सीक्वेंस। हो सकता है जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता था ऐसे ही डीटीएफटी भी एग्जिस्ट ना करे। तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो कहलाता है कन्वर्जेंस टेस्ट। और यकीन करो आधी लाइन का एक जुमला है जो इस टेस्ट को बयान करता है, वो ये रहा, if the infinite term of a sequence is finite then it is convergent। और जब सिग्नल कन्वर्जेंट होता है तो फिर उसका डीटीएफटी एग्जिस्ट करता है। फिर इस जुमले को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, इफ द इनफाइनाइट टर्म, यानी जो हमें फंक्शन दिया हुआ हो उसमें एन की जगह पर इन्फिनिटी पुट कर दें। अब जो जवाब आए यानी इनफाइनाइट टर्म आएगी ना इन्फिनिटी पुट करने पर, अगर तो वो फाइनाइट है, वो लेस देन इन्फिनिटी है, तो सिग्नल कन्वर्जेंट है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलेगा। मिसाल लेते हैं फौरन, जैसे कि ये दो सीक्वेंसीज हैं, x1 है 1+1 दूसरा सीक्वेंस है 1+n/2। कन्वर्जेंस टेस्ट लगाएं यानी इनफाइनाइट टर्म निकालें तो n की जगह पर इन्फिनिटी पुट कर दें। तो पहले वाले सिग्नल में तो हम यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी +1, तो वो इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करें यार वो बेचारा इन्फिनिटी रहता है। और दुनिया जानती है 1/इन्फिनिटी यानी इनवर्स ऑफ द इन्फिनिटी इज 0। तो 0 एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया। लेकिन सोचो कि यहाँ इन्फिनिटी पुट कर दिया, अगर इन्फिनिटी का आधा भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का चौथाई भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 10 भी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को आप किसी भी चीज से डिवाइड कर दे वो इन्फिनिटी ही रहता है, चाहे 10 करोड़ से डिवाइड कर दे इन्फिनिटी को, वो बेचारा इन्फिनिटी रहेगा। तो x2 ऑफ n ये कन्वर्जेंट नहीं है। ये कन्वर्जेंट जो नहीं होता उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। तो जब सिग्नल डाइवर्जेंट होता है टाइम डोमेन में यानी उसकी इनफाइनाइट टर्म इन्फिनिटी ना हो, सॉरी इन्फिनिटी हो, तो वो डाइवर्जेंट होता है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी डीटीएफटी नहीं निकलता। तो एक छोटा सा टेस्ट हमने अप्लाई करना होता है हमेशा। लेकिन यार जब सर कोई ऐसा सीक्वेंस देंगे, ऐसा कोई फंक्शन देंगे जिसका डीटीएफटी निकलवाना है तुम लोगों से, तो क्या सर ऐसा सिग्नल देंगे जिसका डीटीएफटी निकलता ही ना हो? तो सर इतने अहमक नहीं है, वरना आपको फौरन एन की जगह इन्फिनिटी पुट करके और आप कहेंगे सर ये तो इन्फिनिटी आ रहा है, इसका तो निकलेगा ही नहीं डीटीएफटी, तो सर तो किसी आ जाएंगे। तो ऐसा सिग्नल कोई सर ने देना ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए, जैसे बहुत सारे सीक्वेंसेस देकर कहा जाए बताओ इसमें से किस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म डीटीएफटी नहीं निकलेगा, तो फिर यू हैव टू अप्लाई दी टेस्ट। तो डाइवर्जेंट सिग्नल्स का डीटीएफटी नहीं निकलता। आओ न्यूमेरिकल फौरन परफॉर्म करते हैं। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के दो अप्रोच हैं कि अगर हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ हो फंक्शन की फॉर्म में तो कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी डीटीएफटी निकालेंगे, और अगर डिस्क्रीट सिग्नल हमें सीक्वेंस की फॉर्म में, सेट की फॉर्म में दिया हुआ हो तो फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी डीटीएफटी कैसे निकालते हैं। तो पहले हम बात का आगाज करेंगे फंक्शनल फॉर्मेट से। कि फंक्शन की फॉर्म में अगर सिग्नल दिया हो तो सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे, ये कॉपी पेस्ट दोबारा हो गया है यहाँ से। तो चैप्टर नंबर 5 है, सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 है, चेक इफ दिस सीक्वेंस एक्स ऑफ एन इज कन्वर्जेंट और नॉट। पहले तो चेक करो, सवाल में कह दिया तो चेक करना पड़ेगा यार।
फिर कहता है अगर हाँ यानी कन्वर्जेंट है तो फिर उसका डीटीएफटी भी निकाल दो। तो ये सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, a raised to the power n u of n, where a, the magnitude of a is less than 1। ये अगर हमें ना दिया होता ना, ये मॉड्यूलस ऑफ ए लेस देन 1, तो फिर हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ये ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल है कि डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है। तो इस वक्त हमें दिया हुआ है कि इट इज लेस देन 1, यानी फर्स्ट करो 0.5, 1 से लेस है ना, तो 0.5 की पावर हम बढ़ा रहे हैं 0 से, क्योंकि साथ में लगा हुआ है यू ऑफ एन, और हमें पता है ये यूनिट स्टेप फंक्शन ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो n इज इक्वल टू 0 से ये स्टार्ट होगा और उसमें n की वैल्यू चलेगी इन्फिनिटी तक। 46 लोग हैं माशाल्लाह, गुड यार, थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी बात पर एक्स्ट्रा क्लास में सब लोग आ गए, मुझे बहुत खुशी, क्योंकि वरना फिर हम लोग ना वो आगे पीछे हो जाते, वो सेक्शन बी जो है वो आगे निकल गया था आपसे, आप लोग पीछे रह जाते। खैर, थैंक यू वेरी मच अगेन। इस सिग्नल को हमने पहले तो चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो ओके, कन्वर्जेंट के लिए क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट करते हैं इसके अंदर, n की जगह पर, n की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखो ये a जो है ना, अगर a लेस देन 1 है तो इसकी जो पावर आप इंक्रीज करेंगे तो ये फंक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। देखो अगर 0.5 है, 0.5 की पावर 0 कितना होगा 1, 0.5 की पावर 1 कितना होगा 0.5, 0.5 की पावर 2 कितना होगा 0.25, कम होता जा रहा है ना, यानी अगर आप यहाँ n की वैल्यू बढ़ाएंगे और ये a लेस देन 1 है तो ये वैल्यू तो डिक्रीज होती चली जाएगी, तो इट विल बी डी। अब सोचो कि अगर हमने आप पावर कर दी इन्फिनिटी तो ये तो समथिंग रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी वेयर द समथिंग इज इटसेल्फ लेस देन 1, तो वो तो डिक्रीज होते 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 जीरो हो जाएगा। Therefore, a raised to the power n at n is equal to infinity will be equal to 0। डिक्रीज होते 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 वो जीरो हो चुका होगा। तो जीरो एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, लेस देन इन्फिनिटी है, इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंट है, इसका डीटीएफटी निकलेगा। तो पहले बता दें कि ये टेस्ट में क्लियर हो गया, इनफाइनाइट टर्म इज will be finite, hence x of n is convergent and DTFT will exist। छोटा सा टेस्ट हमने अप्लाई किया और फौरन उसका रिजल्ट दे दिया कि भाई ये है कन्वर्जेंट और उसका DTFT निकलेगा, और ऊपर उसने कह दिया था इफ यस, अगर कन्वर्जेंट है तो DTFT भी निकाल के बताओ। निकालते हैं इसका DTFT, इसका दम हम निकाल देते हैं। तो सिंस इट इज इन फंक्शनल फॉर्म देन वी विल यूज डायरेक्ट DTFT यानी एनालिसिस इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। एनालिसिस इक्वेशन ये वाली थी, इतनी बड़ी बोल्ड करके लिख दी है, तो इक्वेशंस जो है वो पेपर में गिवन नहीं होती हैं। अगर हमारा फिजिकल एग्जाम होता है यानी UIT के कैंपस में होता है तो फिर पेपर में आपको फार्मूले नहीं दिए होंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन होता है तो फिर तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी होगी, आपके पास इंटरनेट भी है, सारी चीज़ें होंगी, अपने पुराने नोट्स वगैरह भी होंगे। बहरहाल, तो फार्मूले आपको याद करने हैं, कहाँ पॉजिटिव लगाना है कहाँ नेगेटिव लगाना है, बस इस पर ध्यान देना और थोड़ा सा याद रखें, फार्मूले गिवन नहीं होते। अच्छा, एक चीज़ और, एक्स ऑफ ओमेगा लिखा है, हमने लिखना है एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा। तो ये बहरहाल बुक ने नोटेशन गलत यूज़ की है, हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये नोटेशन एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा। तो ई इसलिए जो अभी रीज़न, अरे हाँ सर ने अभी रीज़न तो बताया नहीं है क्यों हम लोगों ने यहाँ इसमें एक्स ऑफ ओमेगा लिखने के बजाय एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा लिखा है, वो रीज़न अभी इसी नहीं अगली स्लाइड में आने वाला है, वो मैं बताता हूँ। तो खैर, ये है एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, DTFT है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है। इस इक्वेशन में एक्स ऑफ एन यानी कि ये वैल्यू पुट कर दें, तो ये हमने पुट कर दिया। अब देखो इसको हटाना है u ऑफ n को, तो लोअर लिमिट चेंज कर दें, यानी माइनस इन्फिनिटी के बजाय जीरो कर दें, क्योंकि हमें पता है कि u ऑफ t स्टार्ट जीरो से होता है, ओरिजिन से होता है ना। तो देखो ये लोअर लिमिट हमने चेंज कर दी, जीरो कर दी, इसीलिए कलर चेंज कर दिया ताकि पता चले सर कितने किया गया था। ए की पावर n, अच्छा यहाँ भी पावर में n है, यहाँ भी पावर में n है, तो इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं यूँ।
अब हमारे पास सूरत हाल बनी कि एक कांस्टेंट कॉमन फैक्टर है और उसकी पावर इंक्रीज हो रही है 0 से इंफिनिटी। ये वो कंडीशन है जो कहलाती है, और हमने सब सारी टर्म्स को सम करना है। तो फर्स्ट ईयर की मैथ्स में एक चैप्टर होता था सीक्वेंस एंड सीरीज का। ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। सीरीज में हम लोग सम करते हैं, एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होता है। ये सीरीज है क्योंकि सारी टर्म्स को हमने सम अप करना है। और किस तरह की सीरीज है? ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि पावर इन्वॉल्व है, पावर 0 से इंफिनिटी। तो हमारे पास कंडीशन होती थी ये कि अगर कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे a है, उसकी पावर 0, फिर a की पावर 1, फिर उसी a की पावर 2, a की पावर 3, अप टिल इंफिनिटी। ये कोई ब्रेक नहीं है, अप टिल इंफिनिटी। तो वो इस फार्मूले से हम लोग उसको समराइज कर लेते हैं, इस फार्मूले से हम उसको रिलेट कर सकते हैं, 1/1 माइनस दैट कॉमन फैक्टर। कितना आसान हो गया। पूरा समेशन जो हमने 0 से लेकर इनफाइनाइट टर्म्स को हमने सम अप करना था, वो अब हम इस फार्मूले से झटपट कर सकते हैं, 1/1 माइनस दैट कॉमन फैक्टर। पुट कर दो मेरे भाई इस फार्मूले के मुताबिक। देयरफॉर आपके पास ई, यहाँ पर एक्स ऑफ ओमेगा की बजाय ई की पावर जे ओमेगा होगा। ये तुम लोग सब करेक्शन कर लेना, माउस से लिखना, देखो कितना भयानक लिखा जाता है। तो ई की पावर जे ओमेगा। अब सर ने ई की पावर जे ओमेगा क्यों लिखा है और बुक ने ओमेगा क्यों लिखा है? एक तो क्योंकि बुक में तो हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे होते ना, तो जो 5th चैप्टर है वो तो है ही डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए, इसलिए वहां स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं थी कि हम डिस्क्रीट सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। लेकिन पेपर में, एग्जाम में किसी जगह आप अपना कोई रिसर्च पेपर वगैरह प्रेजेंट कर रहे हो और आपने लिखा हो एक्स ऑफ ओमेगा, अब पढ़ने वाले इंजीनियर या नॉन इंजीनियर या मैथमेटिशियन के लिए होगी परेशानी की बात कि यार ये सिग्नल एक्स ऑफ ओमेगा, ये किस सिग्नल का, किस किस्म के सिग्नल का स्पेक्ट्रम है? क्या वो टाइम डोमेन में सीटी सिग्नल है, क्या वो टाइम डोमेन में डिस्क्रीट सिग्नल है? नहीं पता चलता। इसलिए हम लोगों ने यहाँ ई की पावर जे ओमेगा लिखना ज्यादा मुनासिब समझा है कि जब भी आप कहीं भी किसी भी फोरम पर, चाहे रिसर्च पेपर लिख रहे हो, चाहे आप एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप लिखेंगे एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, इसका मतलब होगा टाइम डोमेन में वो सिग्नल एक्स ऑफ एन एक डिस्क्रीट सिग्नल है, रहा होगा। खैर, हमने क्या किया, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर था जिसकी पावर इंक्रीज हो रही थी, वो हमने यहाँ डाल दिया, ए इंटू ई की पावर जे माइनस जे ओमेगा, ये रहा। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम बन गया। अब सोचो कि इसके अंदर जे इन्वॉल्व है, तो हम इसको प्लॉट तो कर नहीं सकते, है ना। अभी वो सवाल का जवाब नहीं आया कि हमने ई क्यों लगाया है। कोई अल्फा बीटा गैमा ईटा जीटा थीटा कुछ और लगा देते, एक्सपोनेंशियल का साइन क्यों लगाया है, वो अब मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। वो क्या कि क्योंकि ये सिग्नल है कॉम्प्लेक्स, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को ब्रेक करेंगे क्या, ईलर्स आइडेंटिटी से, जो कहता है ई की पावर जे थीटा इज इक्वल टू ई की पावर, सॉरी, ई की पावर जे थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन ये दोनों कम वक्त पीरियोडिक होते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं। और कितने रेडियन पर सेकंड के बाद रिपीट करते हैं? 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं। तो ये यहाँ पर ई की पावर ई लिखना इसलिए जरूरी था कि जो स्पेक्ट्रम आएगा वो पीरियोडिक आएगा। तो हम लोग इसको हाथ से ड्रॉ तो नहीं कर सकते वैल्यूज पुट करके, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो जे को इस्तेमाल नहीं करता। तो हम इसका इमेज रियल पार्ट यानी कि इसका मैग्नीट्यूड अलग प्लॉट करते हैं और इसका फेज स्पेक्ट्रम अलग प्लॉट करते हैं। तो नहीं करवाया जाएगा, फिक्र नहीं करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं इस सवाल में, इस सॉल्व एग्जाम्पल में, ऊपर देखो जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है वो भी 2 पाई पर रिपीट हो रहा है, माइनस पाई से प्लस पाई। 2 पाई पर ये भी पीरियोडिक है, उसी तरह रिपीट हो रहा है। और जो नीचे फेज स्पेक्ट्रम है वो भी माइनस पाई से प्लस पाई रिपीट हो रहा है। यहाँ से जो सिग्नल स्टार्ट हुआ है ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये फिर यहाँ से अपने आप को रिपीट कर रहा है, और ये माइनस पाई से लेकर पाई, तो 2 पाई पर ये सिग्नल अपने आप को, स्पेक्ट्रम अपने आप को रिपीट कर रहा है। और अब वापस जाते हैं, मैं जहाँ पर इसकी डेफिनेशन थी वहाँ अगर नोट किया नहीं हो किसी ने तो अब मैं नोट करवाता हूँ। वो ये देखो, इंटीग्रल साइन के साथ सिर्फ लोअर लिमिट लिखी हुई थी और वो 2 पाई कांस्टेंट लिखी हुई है।
इसका क्या मतलब होता है कि ये सिग्नल, ये जो भी फंक्शन है ये पीरियोडिक है और ये उसका टाइम पीरियड होता है। याद है जब हम लोग एनर्जी निकालते हैं किसी सिग्नल की, माफ करना, पावर निकालते हैं किसी सिग्नल का, तो हम लोग बताते हैं कि एक टाइम पीरियड के लिए उसको इंटीग्रेट करें, यानी इंटीग्रल फॉर कैपिटल टी। यहाँ हमने तो कांस्टेंट 2 पाई बता दिया, ठीक है ना। तो जो स्पेक्ट्रम होता है ना वो 2 पाई पर अपने आपको रिपीट करता है। तो इस डायग्राम आप करना, इस डायग्राम में इस दोनों ग्राफ्स में हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम भी 2 पाई पर पीरियोडिक है और जो फेज स्पेक्ट्रम है वो भी 2 पाई पर पीरियोडिक है। और मजीद जो नोट करने वाली बात है इन दोनों स्पेक्ट्रम में कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम दोनों तरफ आइडेंटिकल है, यानी इवन फंक्शन है। और जो नीचे फंक्शन है फेज स्पेक्ट्रम वो और फंक्शन है, नेगेटिव साइड पर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव साइड पर डिक्रीज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हमेशा इवन फंक्शन होता है और फेज स्पेक्ट्रम हमेशा ऑड होता है। तो ये भी एक नोट करने वाली बात है। दो चीजें नोट करने वाली हैं कि डीटीएफटी में एक तो सिग्नल पीरियोडिक होता है ओवर 2 पाई और दूसरे मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हमेशा इवन होगा और ये जो फेज स्पेक्ट्रम है यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये जरा मैं चीजें डिस्कार्ड कर दूं ताकि सेव ना हो जाए गलती से। नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं, 5.2 छोड़कर 5.3 करते हैं। 5.2 देख लीजिएगा, बहुत सिमिलर है। फॉर दी डिस्क्रीट रेक्टेंगुलर पल्स शोन बिलो फाइंड दी स्पेक्ट्रम। ये हमें सिग्नल दिया हुआ है, एक पल्स दी हुई है लेकिन ये डिस्क्रीट है। टाइम डोमेन में ये सिग्नल एक्स ऑफ एन जाहिर डिस्क्रीट है, -n1 से लेकर के +n1 तक। अब n1 की वैल्यू हम लोगों ने रखी है 2। देखो ना ये 0 है अगर, तो ये -1 -2 तो ड्रॉ करने के लिए, लेकिन n1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n1 से लेस होगा अगर तो 1 है, यानी कि -n1 से लेकर +n1 तक इसकी वैल्यू 1 और उससे बियॉन्ड जाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 है। ये सिग्नल हमें डिस्क्रीट सिग्नल दिया हुआ है और कहते हैं इसका स्पेक्ट्रम निकालना है। तो डिस्क्रीट सिग्नल का स्पेक्ट्रम किस टूल से मिलता है? DTFT से मिलता है। तो इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है DTFT का फॉर्मूला। तो अप्लाई करते हैं DTFT का ये एनालिसिस इक्वेशन। एक्स ऑफ ई की पावर, ये प्रॉपर इसका रिप्रेजेंटेशन है। एक्स ऑफ ओमेगा लिखना गलत होगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा लिखना गलत होगा। एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा विल शो एनीवन, कोई भी मैथमेटिशियन हो, इंजीनियर हो, उसको पता होगा कि यार ये स्पेक्ट्रम है किसी सिग्नल एक्स का और वो सिग्नल स्मॉल एक्स टाइम डोमेन में डिस्क्रीट था, तभी हमने ई इन्वॉल्व किया है और छोटे ब्रैकेट से लिखा है। जल्दी से इसमें पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू देखो 1 है, कहाँ से कहाँ तक? -n1 से +n1 तक। तो लिमिट -n1 से +n1 और ये तो फार्मूले का हिस्सा था। 1 को लिखना हिमाकत होती है, इसको हटा दें यहाँ से। अब ये फॉर्म जो है वो इसको नहीं कह सकते कि ये है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, है ना, क्योंकि एक तो पावर 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है और दूसरा इन्फिनिटी तक जा नहीं रही है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, तो वो जो चैप्टर था हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर था उसमें इस तरह की केस को कैसे टैकल किया गया था, तो याद दिलाता हूँ। हमें लोअर लिमिट को हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। पहले तो पकड़ लो इसको, बात को नोट कर लो, लिख लो, मेहंदी से लिख लो भले अपने हाथ पर, कि लोअर लिमिट हमेशा स्टार्ट 0 से होनी चाहिए। जबकि इस वक्त कहाँ से स्टार्ट हो रही है? किसी नेगेटिव नंबर n1 से, -n1 से। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो ऐसा किया गया था कि हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी वजह से ऐसा वेरिएबल हो, ऐसा नंबर हम लेंगे जिसकी वजह से लोअर लिमिट 0 हो जाए। तो ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है? ये हो सकती है, एक नया वेरिएबल हमने m लिया और वो है n + n1। ये क्योंकि -n1 था, इसको निगेट करने के लिए, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमने +n1 हमने ऐड कर दिया। इस वेरिएबल में n में हमने एक नया वेरिएबल ऐड किया जो इसका पॉजिटिव है, ताकि ये जो नया वेरिएबल होगा वो 0 से स्टार्ट हो। ओके, तो n की वैल्यू अभी हमने देखो यहाँ पुट करनी है, n की वैल्यू लोअर लिमिट, तो ये चला जाएगा इस तरफ
m माइनस एन वन हो जाएगा, यानी n लोअर लिमिट हमारे पास इस वक्त लिखी हुई है n इज इक्वल टू माइनस एन वन। सब लोग जरा ध्यान से देख लेंगे बेटा इधर जरा, हाँ, n इज इक्वल टू माइनस एन वन, इसके मुताबिक m ये यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगी n की वैल्यू, या इसको उधर ले जाइए तो m की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस एन वन था हमने उसमें प्लस एन वन ऐड किया है, तो ये हो गया 0। लोअर लिमिट को हमने 0 बनाना है। द की फैक्टर इज वी हैव टू मेक द लोअर लिमिट इक्वल टू 0। वो नया वेरिएबल हमने ले लिया, m इज इक्वल टू एन प्लस एन वन। ओके, सिमिलरली अपर लिमिट क्या है, प्लस एन वन है, प्लस एन वन है, तो ये हमने नया रिलेशनशिप लिया है, m माइनस एन वन इज इक्वल टू एन वन, तो m की वैल्यू हो जाएगी उस, ये उधर चला जाएगा तो 2n1 हो जाएगा, है ना, ये वहां चला जाएगा तो 2n1 हो गया। तो लोअर लिमिट हमें मिल गई 0 और अपर लिमिट मिल गई 2n1। अभी यहाँ n को भी रिप्लेस करना होगा m से, तो m की वैल्यू हो जाएगी, इक्वेशन ए हमारी अब क्या होने वाली है, ये रहेगी लोअर लिमिट। देखिए अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि लोअर लिमिट 0 हो गई। अपर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी नहीं है, तो ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। कैसे, थोड़ा सा इसमें एक और काम करते हैं कि e की पावर j ओमेगा को m और n1 से मल्टीप्लाई कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि हमारी लिमिट जो है वो वेरिएबल m की है, तो ये तो अंदर रहेगा, इसमें m नहीं है तो इसको निकाल बाहर करें। अब ये जो फॉर्म आ गई, ये सिंपल नजर आ रहा है कि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2n1 है, यानी ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। और वो चैप्टर नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर की बुक में जो सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर था, उसमें इस किस्म के कंडीशन में हमने कहा था कि ये रहा हमारा बेस, और ये देखिए उसकी पावर इंक्रीज हो रही है 0 से 2n1 तक, फाइनाइट वैल्यू तक इंक्रीज हो रही है। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे फाइनाइट सम का फार्मूला, यानी फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला जो इस तरह होता था 0 से n माइनस वन। ये मैंने क्योंकि बुक से लिया है तो इसको मैं n तक नहीं ले गया, वरना क्या होगा, ये n माइनस वन है तो ये हो जाएगा n प्लस वन। बुक वाले फॉर्म में मैंने लिया है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। 0 से लेकर n माइनस वन, हम देख रहे हैं 0 से 2n तक जाना है, तो इसको हम सपोज करेंगे n माइनस वन, तो 2n इज इक्वल टू n माइनस वन। तो a की पावर, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसकी पावर, यहाँ n माइनस वन था तो हमें एक इंक्रीज करना है ना, तो इसकी पावर m प्लस वन हो जाएगी। सिंपल आप इसको तो 2n प्लस वन करते हैं, और नीचे उसी तरह 1 माइनस ए से 1 माइनस उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें क्योंकि इसको अभी हम प्लॉट नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज, ये आंसर हमारा आ गया, मेरे लिए ये आंसर बिल्कुल एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसके अंदर समेशन नहीं है। लेकिन अगर हमसे प्लॉट, क्योंकि इस एग्जाम्पल में प्लॉट करवाया गया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि क्या अभी भी ये सिग्नल जो है वो 2 पाई पर पीरियोडिक है, तो थोड़ी सी इसमें सब्सटीट्यूशन करने के बाद, यानी सब्सटीट्यूशन क्या है, इसको ईलर्स आइडेंटिटी से ब्रेक किया है, इसको भी ईलर्स आइडेंटिटी से ब्रेक किया है, तो जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये सिग्नल फिर ऐसा हमें नजर आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और नजर आ रहा है कि ये माइनस पाई से प्लस पाई तक ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, यानी माइनस पाई से प्लस पाई तक का ये ओरिजिनल सिग्नल है, और फिर आगे ऑनवर्ड्स ही अपने आप को उसी तरह रिपीट करता चला जा रहा है। तो ये आपसे नहीं ड्रॉ करवाने को कहा जाएगा, फिक्र ना करें, आप यहाँ आंसर को बंद कर सकते हैं डब्बे में। प्लॉट करने को बिलीव नहीं, कोई नहीं कहेगा आपसे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जे इन्वॉल्व है, इसको कोई नहीं प्लॉट कर सकता जब तक हमारे पास सॉफ्टवेयर ना हो। जब ये जो है ये भी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, तो हमने इसको प्लॉट किया है, सॉरी ये कंप्लीट स्पेक्ट्रम है, ये हमने प्लॉट किया है यकीनन किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, मैटलैब के जरिए या किसी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर के जरिए, तो आपसे प्लॉट नहीं करवाया जाएगा। आप यहाँ पर आप अपना आंसर जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं कि बस ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। ये तो थे, अच्छा, नोट दैट द स्पेक्ट्रम इज अगेन कंटिन्यूअस, छोटे ब्रैकेट से लिखा है, तो ये सिग्नल हमें नजर आ रहा है कंटिन्यूअस है जब इसको प्लॉट किया, और नजर आ रहा है कि ये 2 पाई पर अपने आप को रिपीट कर रहा है, रेडियन पर 2 पाई रेडियन पर सेकंड पर ये सिग्नल अपने आप को रिपीट करता रहेगा। तो पीरियोडिक भी है और कंटिन्यूअस भी है। अब सिग्नल अगर हमें सीक्वेंस के फॉर्म में दिया है, बस ये हमारा आखिरी टॉपिक है आज का, सीक्वेंस की फॉर्मेट में अगर दिया हुआ हो, जैसे
इस तरह ये हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सेट की फॉर्म में दिया हुआ है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये ओरिजिन है, तो ये लोकेशन नंबर -1 है, ये लोकेशन नंबर -2 पर है। इसी तरह ये लोकेशन 1 पर है, ये लोकेशन 2 पर है, 3 पर कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, वरना ये अगर 2 हमने यहाँ लिख दिया तो 2 आ जाएगा लोकेशन 3 पर, जबकि वो है लोकेशन 4 पर। ठीक है, तो ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों का क्विज नंबर 1, क्विज 2 जब मैंने चेक किया था उसमें बहुत सारे लोग, क्विज 2 की बात कर रहा हूँ, क्विज 2 में बहुत सारे लोगों ने ये एरो नहीं लगाया है। कॉन्वोल्यूशन का सवाल था, डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन का सवाल था, उसमें ओरिजिन को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि भाई ओरिजिन पर कंपोनेंट है कौन सा। अब देखो ना, ये एरो अगर यहाँ होता तो ये लोकेशन ओरिजिन पर होता, इस वक्त ये ओरिजिन पर है। तो अक्सर लोगों ने ये खा गए एरो। नहीं करो बेटा, ऐसा नुकसान अपना नहीं करो। अच्छा, सीक्वेंस की फॉर्म में हमें सिग्नल दिया है तो इसका स्पेक्ट्रम कैसे निकालेंगे? इसका स्पेक्ट्रम निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को एक्सपेक्ट कोई याद कर रहा है कोई इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड करेंगे कहाँ से कहाँ तक। ये अब देखिए, ये अगर मेंशन नहीं होता तो हम 0 से स्टार्ट करते कि हम समझते बाय डिफॉल्ट ये ओरिजिन है, लेकिन इस वक्त हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे -2 से लेकर के 1 2 3 4 1 2 3 4 तक। तो -2 से +4 तक, ये देखिए -2 से +4 तक इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड करेंगे। n ऑफ n हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये x ऑफ n है जो सिग्नल हमें दिया हुआ है। तो इस सिग्नल को, इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करके हमें मिलेगा क्या? ये यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। वी शैल गेट x ऑफ e की पावर j ओमेगा इज x ऑफ -2। यहाँ से आगाज करेंगे तो ये x ऑफ -2 हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ जब -2 पुट करेंगे तो ये प्लस, ये देखिए ये -2, ये प्लस j2 पाई हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप उसको पहले एक स्टेप में n की क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं मेंशन कर दें। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू होगी -1, उसी तरह फिर 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 एंड 4 तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि सीक्वेंस में उसके आगे सारी वैल्यू 0 हैं। सिंप्लीफाई कर लो। अब जरा सोचो, व्हाट इज x ऑफ -2? x ऑफ -2 का मतलब है सिग्नल x में लोकेशन -2 पर क्या वैल्यू है, ये है 1, तो इसकी जगह पर देखो x ऑफ -2 की जगह पर 1। सिमिलरली x ऑफ -1 का मतलब है लोकेशन -1 पर जो वैल्यू होती है, देखो 2 है। सिमिलरली x ऑफ 0 का मतलब है ओरिजिन पर क्या वैल्यू है, 3 है, ये रहा। और इसी तरह इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लें, और जहाँ जहाँ कहीं जैसे e की पावर 0 ये 1 होता तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, इसको एक ही दफ़ा लिख लें। इसी तरह ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका आ गया स्पेक्ट्रम। अभी मैंने आपके सामने बात की थी क्विज नंबर 2 की। क्विज नंबर 2 में 2 सीक्वेंस दिए हुए थे और हमसे कहा गया था कि उनका फोरियर, उनका सॉरी कॉन्वोल्यूशन करना था। अब अगर 2 सीक्वेंस हमें इस तरह दिए हुए हों और हमें प्रॉपर्टी पता है कि टाइम डोमेन में अगर सिग्नल कन्वॉल्व होते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई होते हैं स्पेक्ट्रम, तो यार इस तरह स्पेक्ट्रम निकाल कर अगर हम 2 सिग्नल्स के स्पेक्ट्रम को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या वही सवाल जो हम लोगों ने क्विज 2 में किया था कॉन्वोल्यूशन का, यूजिंग दैट ग्राफिकल मेथड, एक मनहूस सा मेथड था, एक सिग्नल को मिरर किया था, फिर शिफ्ट किया था इतना कि ओवरलैप ना करें, फिर ओवरलैप करवाते आए थे, 1 बाई 1 शिफ्ट करते गए थे। यार वही काम तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा। हाँ, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन से आउटपुट निकल आएगी। तो ये हो गया हमारा काम, और देखिए एक क्लिक के बाद ये हो जाएगा। एक और सवाल जो आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने खुद करना है। और ये ज़रा अंधेरा का मतलब है कि हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया और हम लोग आ गए सेक्शन बी के बिल्कुल बराबर। तो ये 2 सवाल आप लोग खुद से करेंगे, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी DTFT निकालेंगे। टाइम डोमेन में ये सिग्नल्स डिस्क्रीट हैं और इनके DTFT कैलकुलेट करने हैं, लिखा भी हुआ है, फाइंड DTFT फॉर दीज 2 सीक्वेंसीज। ये 2 सिग्नल्स निकाल लीजिएगा, इनके DTFT। फिर हम लोग इसी तरह प्रॉपर्टीज DTFT की देखेंगे और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ DTFT, जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे और उस तरह का एक सवाल फाइनल में दिया जाता है। ठीक है,
तो ये इस सन्नाटे का मतलब है, इस ब्लैक स्क्रीन का मतलब है वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर नंबर 11। तो वो जो मंडे की क्लास नहीं हो सकी थी वो आज कंप्लीट हो गई। हम लोग बिल्कुल सिंक्रोनाइज है सेक्शन बी के साथ। सबसे पहले वो अटेंडेंस, क्योंकि उसकी बुनियाद पर आपका क्विज है। हाँ पहले मैं दिखा दूं, डाउनलोड पहले मैंने अटेंडेंस कर ली, ये आ गई। और इसमें ये जितने भी लोग हैं सर के अलावा, मेरे अलावा जितने भी लोग हैं, एक दफा भी जो अपीयर हुआ है जिसका नाम आरिफ, तुम एक दफा बीच में डिस्कनेक्ट हुए बेटा। ओनुद्दीन आप भी, अरे तुम्हारा टाइम, तुम्हारा तो नेट ही खराब है। तो अम्मार भी एक दफ़ा डिस्कनेक्ट हुए। खैर, इसके प्रोपोर्शनली किसने बजे ज्वाइन की है उसके प्रोपोर्शनली इंशाल्लाह 2 में से आपको ये यहाँ टाइम आ रहा है। तो क्विज नंबर 4 के सर मार्क्स मेरा भी आपको। और खैर है यार, अब तो प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है किस्मत खराब है बस, है ना। तो किस्मत नहीं सर चाहती क्या 1 घंटा सर सबर तो। को ज्वाइन किया था सर। ओ यार ठीक है, सर तो थोड़ा नीचे करिएगा सर। अच्छा, आवाज से मैं नहीं पहचान, कौन हो तुम? उस्मान अली आफाक सर। उस्मान अली आफाक आपका नाम अब तक, अब बहुत देर में ज्वाइन किया यार तुमने तो। कहाँ हो, नजर आए? नो सर। तो ये रहे यार, कहाँ क्या बात कर रहे हो? 150 से तो 2 बजे से पहले से तुम बैठे हो, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? सर मैंने कहा हाँ तो वो एक, वेव हो रहा है तो आगे ओ बैठ खैर है, खैर है। तो एक दफा भी तुम डिस्कनेक्ट नहीं हो तो इसका मतलब है कि 2 आउट ऑफ 2 तो हो गए तुम्हारे। ठीक है, तो जो सर मेरा नाम शो नहीं हो रहा सर। कौन हो भाई, आवाज से तो नहीं पहचानता मैं। सर आरिफ। सर मुनीब खान ज़ादा। आरिफ अजीम भाई, ये रहे आरिफ अजीम, आप 2 बजे से पहले से हैं। जी सर, वो बीच में सर नेट का मसला हुआ था, फिर मैं डेटा वो ऑन किया होता था है, छोड़ना यार, हो गया। और सर किसने मेरा कहा नाम था? सर हाँ बोलो। 2 बजे मैंने किया है सर, नाम नहीं शो हो रहा सर मेरा इसमें। मैं मैंने ओनुद्दीन सर। बेटा आवाज से तो हम नाम नहीं पहचान सकते ना, नाम बता दो। क्रिकेटिंग अब्दुल मुगैर सर। अब्दुल मुगीर, अब्दुल, ऐसा हो नहीं सकता कि, नजर नहीं आ रहा मुझे। नजर आ जाएंगे सरकार। आपने हमारी टीम ज्वाइन की है, लेक्चर ज्वाइन किया है तो बिल्कुल नजर आएंगे। ये रहे। तो 2:02 पर आपने ज्वाइन किया, थोड़ा सा लेट हो गए। ठीक है, तो ये खैर 17B047 सैयद अनीस। इसमें रोल नंबर नहीं आता चंदा। सर मोहम्मद अहमद अनवारी आ रहा है। ज्वाइन किया हुआ तो गया रहे अनवारी साहब, गया रहे। सर। और सब हैं यार, सब हैं, इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई टीम ज्वाइन करे और उसका नाम ना आए। ठीक है, तो बस ये तो मैं यूँ दिखा रहा था कि ये आपकी लेक्चर नंबर, हाँ पहले तो मैं सेव कर लूँ यार, वरना भूल जाऊंगा। अटेंडेंस यहाँ मैंने पेस्ट कर दी। और देखो सेक्शन बी के 21 हो गए हैं, और वो लोग एक लेक्चर पीछे हैं क्योंकि उनकी एक, वो जो बिल्कुल पहली क्लास थी वो नहीं हो सकी थी। तो तुम लोग हो लेक्चर 22 पर। कंट्रोल सी, सर बोलो। सर मैंने आपको एक मैसेज किया था टीम्स पे। मैसेज नहीं पढ़ता बेटा मैं, बिल्कुल मेरी गंदी आदत है, मैं मैसेज वैसेज नहीं पढ़ता। सर पे कॉल कर लूं? नहीं नहीं, कॉल नहीं है। मामला क्या है ये बताओ। सर मेरी अटेंडेंस का मसला था, शुरू में लेट रजिस्ट्रेशन हुई थी और फिर रजिस्ट्रेशन भी जो है काफ़ी लेट हुई थी, तो अच्छा सुनिए, अटेंडेंस शुरू की मेरी सुनिए, काफ़ी स्किप। तो अटेंडेंस भले से, वो रजिस्ट्रेशन आपकी भले से देर से हुई हो, तो फिजिकल क्लासेस में अगर आप आते तो उसमें तो एमएस टीम की बात ही नहीं थी ना। एमएस टीम तो जब नहीं, तक उसमें नंबर नहीं आप था उसमें अटेंडेंस सर, लगाते। सुनिए तो रोल सही, नंबर नहीं आया था शीट में। नहीं आए भले से ना आए, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि किसने फिजिकल क्लासेस ली हैं। तो अगर आपका नाम उसमें टीम्स में नहीं आ रहा था तो आप फिजिकल क्लासेस आकर लेते। तो क्लास अगर सर अटेंड नहीं, सुनो सुनो, बेकार की बात नहीं करो। क्लास नहीं लिए तो मैं प्रेजेंट कैसे लगाऊं ये बताओ। सर कुछ क्लासेस लिए उसमें भी एब्सेंट आ रहा था ना। जो क्लासेस ली हैं तो बिल्कुल आके फिर ये अपना मामला मेरे पास यूआईटी में रेक्टिफाई कर लीजिएगा।
मेरे पास सारी शीट्स मौजूद हैं। जिसने जो क्लास ली है उसमें जाहिर है आपको याद है कि फिजिकल क्लास में मैं एक शीट सर्कुलेट करता था और कहता था जी कि जी इसमें अपना रोल बिल्कुल नंबर लिख बिल्कुल। दो। तो उनमें अगर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है तो फिर मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। सर आप यूआईटी कब आएंगे? मैं रोज़ाना आ रहा हूँ, मंडे को आ जाओ। सर चलना सही है। ठीक है, तो हमारा रिकॉर्ड बड़ा ट्रांसपेरेंट है। देखो ये फॉर एग्जांपल मैं निशान, आप लोग स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं, ये लेक्चर 14 इस तारीख को 29 अप्रैल को हुआ था। अगर तो मैं इसको मॉडिफाई करूंगा यहाँ डेट चेंज हो जाएगी। ये जिस तारीख को जो लैब हुई है, क्लास हुई है, मैंने सेव नहीं किया है इसको। जैसे इसको अगर मैं चेंज कर दूं बंद करते हुए, ये जो मुझसे पूछता है ना कि इसको सेव करोगे, तो ये टाइम भी तब्दील कर देगा, तो मैं सेव नहीं करवाता, इसको डोंट सेव कह के बंद करता हूँ। तो ये सारी अनमॉडिफाइड MS टीम से उतारी हुई हैं। मेरा रिकॉर्ड बहुत क्लियर, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। और कभी ये नहीं हो सकता कि कोई क्लास अटेंड करे और मैं एब्सेंट लगा दूं, और ये भी बिल्कुल नहीं होता कि कोई क्लास ना ले और कहे कि सर कुछ कर लें, अटेंडेंस लगा दें। तो माजरत के साथ, प्रेजेंट लिखने का मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट थे, नहीं थे तो मैं प्रेजेंट नहीं लिख सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता बेटा। गलती मेरी होगी, यानी आपने क्लास ली होगी, तो वो मैं करेक्शन सबके सामने सॉरी करके उसको करेक्ट करूंगा। मुझे NET तक जाकर उसकी करेक्शन करवानी पड़े तो मैं करूंगा। कर सकते हैं आपकी आवाज़ बहुत कट रही थी, मैं समझ नहीं पाया। सर, वो आप लीव कर सकते हैं, खाना वाना हाँ खाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाना वाना खाओ। देखो रिकॉर्डिंग भी मैंने बंद कर दी। कोई अनऑफिशियल